छात्रों, फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले फ्रांस की क्रांति का कारण आप लोगों ने पढ़ा और उसके बाद फ्रांस की क्रांति की घटनाएं आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे कि स्टेट जनरल की मीटिंग, पहला जो फ्रांस की क्रांति की घटनाएं घटी थी, पहला स्टेट जनरल की मीटिंग, दूसरा लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ, तीसरा बास्तील जेल का पतन और चौथा चुड़ैलों का धावा। उसके बाद लुई 16वें को फांसी। छात्रों, आप जानते हैं कि जब बास्तील जेल का पतन हो गया तो लुई 16वां डर गया, जन साधारण वर्ग से वो डर गया। वो समझ गया कि अब हमारे हाथ से सत्ता निकल करके वो जनसाधारण वर्ग के हाथ में चली गई। इसलिए वो डर करके फ्रांस छोड़ करके भागने का प्रयास किया, लेकिन वो स्वयं लुई 16वां, उसकी पत्नी का नाम था, 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षा में आता है कि लुई 16वें की पत्नी का नाम बताइए या लुई 16वें की पत्नी का नाम लिखिए। तो उसकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। छात्रों, लुई 16वां स्वयं, उसकी पत्नी मेरी अंतोइनेट और 2.5 साल की बच्ची, ये तीनों को एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया। तो जब एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया तो ये हुआ कि लुई 16वां को मौत दिया जाए। तो मौत किस प्रकार दिया जाए? जनसाधारण वर्ग ने ये निर्णय लिया कि लुई 16वें को ऐसा मौत दिया जाए कि जो कि फ्रांस के इतिहास लिखा जाए, फ्रांस में इतिहास लिखा जाए। तो ये हुआ कि फांसी के नीचे तो कोई सज़ा उसकी हो ही नहीं सकती, लेकिन फांसी में भी ऐसी सज़ा दिया जाए जो कि इतिहास लिखा जाए। तो छात्रों, लुई 16वें को गिलोटीन नामक यंत्र पे उसको चढ़ा दिया गया। यह हुआ कि गिलोटीन नामक यंत्र पे इसको चढ़ा दिया जाए। और छात्रों जान लीजिए, गिलोटीन नामक जो यंत्र था उसकी ये विशेषता थी कि उसमें सर और ये इसके नीचे धड़, सर और ये धड़ एक साथ अलग हो जाता था। और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसी गिलोटीन नामक यंत्र पर लुई 16वें को चढ़ा दिया गया। यानी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वें को फांसी दे दी गई। इस तरह से लुई 16वें का जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ। एक बार आप फिर समझ लीजिए फ्रांस की क्रांति की घटनाएं। पहला पॉइंट, स्टेट जनरल की मीटिंग, यानी 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वां ने स्टेट जनरल की मीटिंग को उसने बुलाया। और ये सोच करके उसने मीटिंग को बुलाया कि जनसाधारण वर्ग के ऊपर इतना कर लाद दिया जाए कि वो करों के बोझ से दब जाए और फिर भविष्य में किसी प्रकार की आवाज़ उठाने का वो लोग प्रयास न कर पाए। लेकिन लुई 16वां ने तो ये सोच करके स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया, लेकिन उसके सोचने के ठीक जो उसका परिणाम हुआ वो उसके विपरीत निकल गया। स्टेट जनरल की मीटिंग में सभी कोई नहीं आता था, तीनों वर्गों के केवल प्रतिनिधि आते थे। तीनों वर्ग मीन्स पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग, ये तीनों वर्गों के प्रतिनिधि आते थे और उन्हीं प्रतिनिधि आपस में बात कर लेते थे और बात करने के बाद उस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ वो जा करके अपने अपने वर्ग में बता देते थे। छात्रों, तो जनसाधारण वर्ग ने 1789 ईस्वी में जो अपना जनसाधारण वर्ग ने जो अपना नेता चुना उसका नाम था मिराबो। 1 नंबर के प्रश्न में आता है, बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में आता है कि मिराबो कौन था?
तो आप एक लाइन में लिखेंगे कि मिराबो जनसाधारण वर्ग का नेता था या मिराबो जनसाधारण वर्ग का प्रतिनिधि था। तो मिराबो जनसाधारण वर्ग का जो प्रतिनिधि था वो स्टेट जनरल के अंदर आया और आपको बताए थे कि 1789 के पहले जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो 1614 ईस्वी में हुई थी। यानी 1614 ईस्वी के बाद 1789 ईस्वी में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि 1789 ईस्वी के पहले स्टेट जनरल की मीटिंग कब हुई थी, तो 1614 ईस्वी में हुई थी। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि 1789 ईस्वी में जो मीटिंग बुलाई गई स्टेट जनरल की वो कितने वर्षों के बाद बुलाई गई। 175 या 76 ऐसे लिखा जाता है। 175-76 वर्षों के बाद स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। और आपको हम बताए थे कि 1614 ईस्वी तक स्टेट जनरल के अंदर ये प्रक्रिया थी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि एक साथ बैठते थे और जो जनसाधारण वर्ग का प्रतिनिधि थी उसको अलग बैठाया जाता था। लेकिन 1789 ईस्वी में जो मिराबो जो नेता था, जो जनसाधारण वर्ग का प्रतिनिधि था, वो अड़ गया। कहा कि हमारी मीटिंग भी कुलीन, पादरी और के बगल में ही लगेगा, यानी अब तीनों की कुर्सी एक साथ लगेगी। तो इस पर कुलीन और पादरी वर्ग के प्रतिनिधि जो है वो भड़क गए। वो कहे कि अब तुम हम लोगों के साथ बैठोगे। तो मिराबो ने कहा कि अब हम भी आप ही लोगों के साथ बैठेंगे। तो इस पर कुलीन और पादरी वर्ग के प्रतिनिधि उठ करके चले गए। तो जो मिराबो था कि उसने कहा कि तुम लोग मीटिंग करो या मत करो, हम आज अपनी मीटिंग अवश्य करेंगे। और छात्रों, आपको पहले बताए थे कि जो फ्रांस की क्रांति की जो दूसरी घटना घटी वो थी लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ। आपको पहले भी बताए थे कि लॉन टेनिस एक खेल होता है और वो लॉन टेनिस जो होता है वो दो कोर्ट पे खेला जाता है, एक हार्ड कोर्ट पे और एक ग्रास कोर्ट पे। हार्ड कोर्ट उसको कहा जाता है जो सीमेंट का बना होता है और ग्रास कोर्ट उसको कहा जाता है जो घास का बना होता है। हार्ड कोर्ट जो सीमेंट का बना होता है वो बरसात के दिनों में खेला जाता है। और जो ये घटना घटी थी जुलाई और अगस्त का महीना था। तो स्टेट जनरल के बाहर लॉन टेनिस कोर्ट का एक मैदान था और मिराबो जो था बाहर स्टेट जनरल के बाहर जनसाधारण वर्ग की भीड़ इकट्ठा थी। वो मिराबो स्टेट जनरल के अंदर से बाहर गया और पूरी भीड़ को इकट्ठा करके उसी लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान पे सबको लेकर के बैठ गया छात्रों। और वो बैठने के बाद वो स्वयं खड़ा हुआ और वो जब खड़ा हुआ तो उसने जो जनसाधारण वर्ग से कहा वही फ्रांस के इतिहास में लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ कही जाती है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज से और यहाँ से हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस के लिए किसी नए संविधान की रचना नहीं कर लेते हैं, चाहे हम लोगों को बंदूकों के साए में ही क्यों ना रहना पड़े। और ये बात कह करके वो स्वयं भी बैठ गया। यही लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। जब लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान पर वो शपथ लेकर के बैठ गया तो कुलीन और पादरी वर्ग के सामने एक नई समस्या आ गई कि इन लोगों को यहाँ से कैसे भगाया जाए। तो उन लोगों ने राजा यानी लुई 16वां को एक झूठी सलाह दिया कि आप ऐसा करिए कि पेरिस में, यानी जहाँ पर वो लोग बैठे थे, लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान से पेरिस की दूरी 25-30 किलोमीटर दूर थी। उन लोगों ने ये कहा कि आप पेरिस में एक झूठी अफवाह फैलवा दीजिए। वो झूठी अफवाह क्या थी? ये झूठी अफवाह ये थी कि राजा विदेशी सैनिकों को बुला करके लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान पर जो लोग बैठे हैं उन लोगों को गोलियों से वो उड़वा देगा।
इस झूठी अफवाह के पीछे उन लोगों का ये सोच था कि ये बात सुन करके लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान पर जो लोग बैठे हैं वो लोग डर करके वहाँ से भाग जाएं। लेकिन छात्रों, जनसाधारण वर्ग के दिमाग में जो लुई 16वें को लेकर के भगवान शब्द का अंधविश्वास था वो निकल गया था। अब लुई 16वां जो सोचता था वो ठीक उसके उल्टा जनसाधारण वर्ग करते थे। वो पेरिस की झूठी अफवाह चलते 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 लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान पर जब आई तो उस झूठी अफवाह को सुन करके जनसाधारण वर्ग पूरे तैश में आ गए, क्रोध में आ गए और ये सोच करके कि अब राजा हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। परिणाम ये हुआ कि वो लोग और तैश में आ गए, क्रोध में आ गए और कुछ ही दूरी पर बास्तील का जेल था। एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि बास्तील का जेल किसका प्रतीक माना जाता है, तो आप एक लाइन में लिखेंगे कि बास्तील का जेल लुई 16वें की निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि उसमें जितने भी कैदी थे वो सब निर्दोष थे। उनका दोष केवल इतना ही था कि उन लोगों ने राजा के ऊपर टीका टिप्पणी किया था कि राजा ऐसे रहता है, राजा ऐसे खाता है, राजा ऐसे पहनता है। और जब इसकी सूचना राजा तक पहुंचती थी तो अपने अधिकारियों के माध्यम से उस व्यक्ति को पकड़ करके उसी बास्तील के जेल में बंद करा देता। तो लॉन टेनिस कोर्ट के शपथकर्ता वहां से उठे और बास्तील के जेल जा पहुंचे। 4 घंटे में, 4 घंटे के अंदर बास्तील के जेल का जो मेन फाटक था उसको उन लोगों ने तोड़ दिया और उसमें जितने कैदी थे सबको उन लोगों ने मुक्त करा दिया। छात्रों, ये घटना 14 जुलाई 1789 ईस्वी को घटित हुई थी। और आप जान लीजिए, आज भी फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 14 जुलाई ही मनाया जाता है। और जब बास्तील के जेल का फाटक टूट गया तो लुई 16वां डर गया। किससे डर गया? अपने भक्तों से। छात्रों, आपको पहले ही बताए थे कि जनसाधारण वर्ग लुई 16वें को भगवान मानते थे। यानी वो भगवान था और ये भक्त थे। यानी भगवान अपने भक्तों से डर गया और वो डर करके फ्रांस छोड़ करके भागने का प्रयास किया। लेकिन एयरपोर्ट पर वो उसको स्वयं, उसकी पत्नी और उसके 2.5 साल की बच्ची को पकड़ लिया गया। और जब इस बात की सूचना उन घरों में पहुंची जिन घरों के पुरुष बास्तील के जेल में बंद थे, उन पुरुषों के पहले उन घरों की महिलाएं पेरिस की सड़क पर उतर आईं। ये सोच करके सड़क पर उतरी कि ऐसा ना हो लुई 16वां बिना सजा पाए ही देश छोड़ करके भाग को चला जाए। लेकिन उन लोगों को समझाया गया, बुझाया गया कि लुई 16वां पकड़ लिया गया है, लेकिन वे महिलाएं मानी नहीं। वो लोग स्वयं पैदल चल करके वो गई और अपने आँख से जब लुई 16वां उसकी पत्नी और बच्ची को देख लिया तब उन लोगों को संतोष हुआ। और फ्रांस के इतिहास में उन महिलाओं को चुड़ैलों के नाम से जाना जाता है। और छात्रों, जब लुई 16वां पकड़ लिया गया तब ये हुआ कि लुई 16वें को सज़ा दिया जाए। तो ये हुआ कि लुई 16वें को फांसी के नीचे कोई सज़ा हो नहीं सकती है। तो जनसाधारण वर्ग ने ये निर्णय लिया कि इसको फांसी में भी ऐसी फांसी दिया जाए जो कि फ्रांस में इतिहास लिखा जाए। तो छात्रों, ये हुआ कि इसको गिलोटिन नामक यंत्र गिलोटिन नामक यंत्र पर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वें को चढ़ा दिया गया। और इस तरह से लुई 16वें का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया।
अब छात्रों, इसके बाद लुईस 16वें की फांसी के बाद फ्रांस को किसने संभाला, शासन व्यवस्था को किसने संभाला? अब ये अगला एक प्रश्न बन जाता है। इसको अब आपको हम अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि फ्रांस की क्रांति के कारण, और दूसरा पॉइंट जो था वो फ्रांस की क्रांति की घटनाएं में पहला पॉइंट आप लिखेंगे स्टेट जनरल की मीटिंग, दूसरा लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ, तीसरा बास्तिल जेल का पतन, चौथा चुड़ैलों का धावा, और पांचवा जो पॉइंट था वो था लुईस 16वें को फांसी। और इसके बाद अब अगला प्रश्न जो बनता है कि लुईस 16वें की फांसी के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था को किसने संभाला? अब इसको अगले पीरियड में आपको हम बताएंगे।